रोजे के हेल्थ बेनिफिट्स तो एक तरफ अगर हम रख दें, रोजा आपके ईमान को ताजा करता है, आपका जो सेल्फ कंट्रोल है उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। रोजे की हेल्थ के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। आज हमारे पास मौजूद हैं, हमेशा से मौजूद है हमारे दिल अजीज डॉक्टर शोएब। इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं रमजान में कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं एक एक करके शोएब आपसे सवाल पूछूंगी, ठीक है? सबसे पहले ये बताएं कि जो रोजा है उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रोजे में हमने एक किस्म की इंटरमिटेंट फास्टिंग करना होती है। मतलब हम एक खास ड्यूरेशन के लिए कुछ भी खा पी नहीं रहे होते। ज्यादातर 12 घंटे होते हैं, 12 से 16 घंटे, 17 घंटे का रोजा होता है और उसमें हम कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। तो ये एक किस्म की इंटरमिटेंट फास्टिंग है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स हैं हेल्थ के ऊपर। स्पेशली इफ समवन वांट्स टू लूज वेट, वजन कम करना चाह रहा है कोई, अगर किसी को कोई मेटाबॉलिक कंडीशन हो रही है, जैसे प्री डायबिटीज है, डायबिटीज होने वाली है, या फैटी लिवर है, इन सब चीजों में उसको हेल्प मिल सकती है क्योंकि वजन कम होगा, चर्बी कम होगी और उसकी वजह से उसको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है। प्री डायबिटिक है तो हो सकता है वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। फैटी लिवर को कम करने में हेल्प मिल सकती है। लेकिन बहुत सारी कैवियाट्स हैं इसमें। जरूरी नहीं है कि ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिले अगर आप रोजा रखते हैं, बल्कि इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। स्पेशली वो लोग जिनको मसले चल रहे हैं ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल डायबिटिक हैं, शुगर की बीमारी है, या उनको गुर्दों का मसला है और काफी सीवियर मसला है, और अगर वो रोजा रखते हैं तो हो सकता है उनकी कंडीशन वर्स हो जाए बेहतर होने की बजाय। बहुत सारे मरीज हम देखते हैं जो रोजा रखने की वजह से उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है। इसका मतलब है कि बहुत जरूरी है कि अगर आप डायबिटिक है, रोजा रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल। अगर आपको कोई भी सिग्निफिकेंट कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी खासी मुतासर हुई है, जैसे गुर्दों का एडवांस स्टेज का मसला है, दिल जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करता, या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, या बहुत ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं आप, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से पहले जरूर बात करनी चाहिए रमजान शुरू करने से पहले, रोजे शुरू करने से पहले। देखिए ना, इस्लाम ने आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि जो डायबिटिक लोग हैं वो अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो रोजा छोड़ भी सकते हैं। तो शोएब, अब आप ये बताएं कि रोजे के क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली इस टॉपिक पे बात नहीं करते। बिल्कुल। देखिए, रोजा जिस तरह रखना चाहिए उस तरह अगर आप रखें और आपको कोई सिग्निफिकेंट हेल्थ कंडीशन नहीं है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। लेकिन जिस तरह की हमारी प्रैक्टिसेस है, मतलब हमारे कल्चर में जो चीजें शामिल हैं, जैसे अफ्तारी करनी है तो बहुत ज्यादा डिशेज और हर तरह की ड्रिंक्स और मुख्तलिफ चीजें मौजूद होती हैं हमारे पास। फिर हम पूरी रात जो है, जब तक सहरी नहीं होती, अक्सर लोग कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, और फिर सहरी टाइम पे भी बहुत ज्यादा पानी पी लेना और मैदा जो है वो इतना बड़ा भर लेना उसको, तो ये सारी चीजें फिर नुकसान भी कर सकती हैं। या अगर कोई किसी को हेल्थ कंडीशन है, जैसे मैंने बताया डायबिटीज का मसला है, और वो ख्याल नहीं रखता इस बात का और अपने नॉर्मल लोगों की तरह रोजा रख रहा है और दवाइयां भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें भी नुकसान हो सकता है, हेल्थ उसकी डिटीरियोरेट कर सकती है। रोजा खोलने के बाद हम सो जाते हैं और सुबह हम उठते हैं रोजा रखने के लिए, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती, तो जो हमने खाया होता है वो अंदर जाके फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेनिफिट्स के बजाय हमारा उल्टा और मोटापा हो जाता है। अच्छा शोएब, ये बताएं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा रोजा भी बेहतर रहे और हमें हेल्थ के बेनिफिट्स भी मिले। देखें, रोजा रखने के लिए जब आप सहरी कर रहे होते हैं, एक तो बेस्ट टाइम सहरी का वही होता है जो सुबह के वक्त अजान से पहले थोड़ा सा उसी टाइम पे सहरी करें अगर पॉसिबल है। और सहरी के टाइम पे बहुत ज्यादा आपको खाने की जरूरत नहीं है, एतदाल में रहें, प्रॉपर खाना खाएं, कोशिश करें कि प्रोटीन वाला खाना हो, प्रोटीन ज्यादा हो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी आपके खाने में उतना ही आपको फुलनेस का एहसास होगा, एनर्जी लेवल्स आपके ज्यादा देर के लिए रहेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा रेडिली अवेलेबल शुगर वाली चीजें खाते हैं तो वो हो सकता है थोड़ी देर में, 2-3 घंटे में उनका असर खत्म हो जाए और आपको फौरन से भूख लग जाए। बिल्कुल। और फिर पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं जब आपने इफ्तारी की उसके बाद थोड़ा थोड़ा पीते रहें पानी जब तक आप सोते नहीं है, और फिर सुबह उठ के भी थोड़ा बहुत पानी पिए, लेकिन बहुत ज्यादा एक ही वक्त में पानी पीने से आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या होता है, देखें, जब आप पानी बहुत ज्यादा पिएंगे, आपका मैदा पहले ही आपने उस पे खाना इतना ज्यादा डाल लिया हुआ है, वो पहले ही फुल है, फिर ऊपर से पानी जब अपनी जगह खुद बनाता है तो वो मैदे को इतना एक्सपेंड कर देता है कि उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पेट में दर्द भी हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। इसीलिए जब लोग सुबह उठते हैं, सहरी की नमाज पढ़ी, सो गए, फिर जब सुबह उठते हैं तो उनका गला भी खराब हो रहा होता है।
और खांसी भी अक्सर लोगों को लगी हुई होती है और अजीब सी उलझन हो रही होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि एसिड रिफ्लक्स हो रहा होता है, मैदे को समझ नहीं आ रही होती कि मैं किधर टकरे मारूं। हाँ, और जब आप सो जाते हैं, मजे की नींद आपको आ रही होती है, तो आपको बार बार डिस्टर्बेंस होती है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। हाँ, ये जो भी है। बताया नहीं। बिल्कुल। तो पानी का खास ख्याल रखना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो सकती है स्पेशली गर्मियों में, सर्दियों में तो इतना ज्यादा मसला नहीं होता, गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसलिए पानी का खास ख्याल रखें। पीते रहें पानी, लेकिन एकदम से ज्यादा पानी अफ्तारी में भी नहीं पीना और सहरी में भी नहीं पीना। अच्छा, अब ये बताएं कि हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस कौन सी आती हैं रोजा रखने से? देखिए, जब आप रोजा बंद हो जाता है उस वक्त आपने खाना पीना छोड़ दिया, उस वक्त से लेके पहले 7-8 घंटे तक आपके जिस्म के अंदर जितने भी ग्लूकोज बनेगा, जो खुराक आपने खाई है, वो जमा हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जिगर पे, मसल्स में, पट्ठों में, और कुछ खून के अंदर भी मौजूद होता है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है पहले 7-8 घंटे तक। और साथ में थोड़ी थोड़ी लाइपोलिसिस होती है, मतलब जो चर्बी है वो बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल होना शुरू होती है, लेकिन मिनिमल अमाउंट आप यूं कह ले। फिर 8 घंटे के बाद थोड़ी लाइपोलिसिस तेज होती है, मतलब चर्बी, क्योंकि ग्लाइकोजन वगैरह खत्म हो जाते हैं, जो ग्लूकोज स्टोर किया हुआ है आपके जिस्म ने थोड़ी देर के लिए, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद चर्बी घुलना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चर्बी घुलना शुरू होती है आपके जिस्म से। एक प्रोसेस होता है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के खुलिये जो पुराने मरे हुए या मरने के करीब खुलिये हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं ताकि उनको खत्म कर दिया जाए और उनसे एनर्जी हासिल की जाए। इसे ऑटोफेजी कहते हैं। एक ऐसा जबरदस्त तरीका है, इससे हमें ताकत भी मिलती है और जो नकारा चीजें हैं उनसे छुटकारा भी मिलता है। लेकिन ये ऑटोफेजी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती, बहुत मामूली मिकदार में हो रही होती है, पहले 17-18 घंटे तक इतनी ज्यादा नहीं होती, उसके बाद होती है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग आप करेंगे, मतलब 24 घंटे 48 घंटे, तो उसके आपके जिस्म पे नुकसानात भी हो सकते हैं। इसलिए असल जो रोजा है, मतलब वही 16-17 घंटे तक ही हो सकता है, तो उसमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। ऑटोफेजी भी होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। अब इससे असर क्या होगा आपके जिस्म पे? आपके जिस्म की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, मतलब जिन लोगों को प्री डायबिटिक स्टेज में है वो बेहतर हो सकते हैं, उनके शुगर लेवल्स बेहतर हो सकते हैं। अगर चर्बी ज्यादा है तो फैट कम हो सकती है। इन्फ्लेमेशन, आपके जिस्म में सोजिश वगैरह जो होती है, वो भी किसी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा कि आप सहरी के टाइम पे क्या कर रहे हैं और अफ्तारी के टाइम पे क्या कर रहे हैं। अगर आप सहरी और अफ्तारी में बहुत ज्यादा अननेसेसरीली चीजें खा रहे हैं और आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो अभी अफ्तारी जो करनी है या सहरी जो करनी है, ये मैंने पूरे दिन के लिए करनी है, पूरा दिन जो है उसका कोटा मैंने इसी में शामिल करना है, तो फिर आपको कोई एज सच हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, देखिए ना, सिर्फ इसीलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ रोजा खोलने के लिए खजूर और पानी होता था, और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे कि उन्हें ये भी है, ये भी है, ये भी खा लेना है। कभी फोकस ही नहीं रहा ना, मतलब फोकस होना भी नहीं चाहिए कि आपने अफ्तारी में बहुत सारी चीजें लेकर आनी है ताकि रात तक आपको भूख न लगे। बल्कि एक हदीस है हजरत आयशा से, मफहूम उसका बता देता हूँ कि उनसे किसी ने पूछा, बल्कि वो बता रही थी कि हमारे घर में 3-3 चांद पूरे हो जाते थे, मतलब 3 लूनर मंथ्स कंप्लीट हो जाते थे और चूल्हा नहीं जलता था। मैं भी सुन रही थी। हाँ। अच्छा, मुझे इतना हुआ कि फिर वो कैसे मैनेज करते थे शोएब? मतलब वो भूखे रहते थे? 2 चीजें, पानी और खजूरें, और या कभी कोई हमसाया कोई कुछ चीज दे जाए या दूध वगैरह दे जाए तो उससे गुजारा होता था। कैन यू इमेजिन? अगर आप मिनिमलिस्टिक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल छोड़ दें सारी चीजें, लेकिन मिनिमलिस्टिक हो जाएं, खाना उतना ही जितना आपकी जरूरत है उस वक्त पे, बस उतना ही खाएं। मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए, प्रोटीन्स आपको मिलनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स मिलने चाहिए, आपको लिपिड्स मिलने चाहिए, मतलब फैट मिलनी चाहिए, ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए, लेकिन माकूल अंदाज में। देखिए, मुझे अब ये लगता है कि ये तो पहले वाला जमाना तो नहीं कि सिर्फ आप खजूर खा के रोजा खोल लें, तो आप इतने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में 2 पकौड़े खा लिए, आधा समोसा खा लिया, ताकि आप भी खुश रहे, है ना, कि थोड़ा सा, थोड़ा सा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लोग जो है वो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं जब हेल्थ बेनिफिट्स बता रहे होते हैं कि इतने ज्यादा फायदे हैं, और फिर अफ्तारी के टाइम पे भी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। वो बेशक सब कुछ खाते होंगे, है ना? हाँ, आई डोंट नो।